नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक नया प्रकरण लेकर उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है अनुस्वार और अनुनासिक। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि भाषा ध्वनियों द्वारा प्रकट होती है। ध्वनियों को जब लिखित प्रतीकों द्वारा भी व्यक्त किया जाता है तो भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि तथा उसके लिखित प्रतीक को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। वास्तव में वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में हमने पढ़ा था वर्णमाला। किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला दो भागों में विभक्त है, यह हम जानते हैं, और वह दो भाग हैं स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के, बिना बाधा के होता है। दूसरे वर्ण की इसमें सहायता नहीं ली जाती और ये स्वतंत्र होते हैं। तो देवनागरी जो लिपि है हमारी वर्णमाला में, जो स्वर हैं वह हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब आती है बात अंग और अह की। तो स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय उनको यथावत रूप प्रयुक्त नहीं किया जाता, बल्कि उनकी निम्नलिखित मात्राओं का प्रयोग उनमें किया जाता है। वह मात्राएं हैं आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो इसमें अंग और अह ये दो मात्राएं जो हैं अलग से नहीं होती, यह व्यंजन में समाहित होती हैं। तो इन्हें हम अंग और जो अह ध्वनियाँ हैं इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। वास्तव में अंग और अह ध्वनियाँ न तो पूरी तरह स्वर हैं और न ही ये व्यंजन हैं, किंतु ये स्वरों के सहारे चलती हैं, इसलिए इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। व्यंजन के बारे में आपको जानकारी है तो व्यंजन में क से लेकर ज्यों तक के जो वर्ण हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। इसमें आप वर्गों के बारे में भी जान चुके हैं। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वह 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन एक है ड और ढ, ड़ और ढ़ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है, 35 हो जाती है। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके बारे में भी आप जानते हैं। पंचमाक्षर के बारे में भी आप पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं। ऊष्म व्यंजन श्र, स, ह होते हैं। आगत वर्ण जो होते हैं ये भी हैं। और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र ये आते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा हलंत या हल। हलंत व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा आपने देखी होगी जिसको हम हलंत कहते हैं, जिसका अर्थ है व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है। व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है या व्यंजन आधा है, यह हम कह सकते हैं। यदि व्यंजनों को अपने मूल रूप में दिखाना हो तो उन्हें हलंत लगाकर दिखाते हैं। हलंत का मतलब क्या है? हलंत स्वर रहित होने का एक चिन्ह है। हलंत स्वर रहित होने का एक चिन्ह है। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जो आप देख भी पा रहे हैं, अंग की मात्रा जो होती है इनको हमने बताया था अयोगवाह ये है, और इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह नासिका होता है। और अनुनासिक चंद्रबिंदु का यह चिन्ह इसका है, और इसमें अनुनासिक का उच्चारण स्थान मुख और नाक दोनों ही इसका होता है। तो अनुस्वार बिंदु जो होता है एक व्यंजन ध्वनि है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग आदि।
अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है और अनुस्वार को वर्णमाला का पंचम वर्ण भी कहा जाता है। इसका प्रयोग स्वर रहित नासिक की व्यंजन अर्थात पंचम वर्ण आप समझते हैं। क वर्ग जो हो, क वर्ग का पंचम वर्ण अंग, च वर्ग का पंचम वर्ण यो, ट वर्ग का पंचम वर्ण अण, त वर्ग का पंचम वर्ण न और प वर्ग का पंचम वर्ण मो। यह पंचम वर्णों अर्थात पंचम वर्ण अंगों, यो, अण, नो तथा मो के स्थान पर इसका प्रयोग होता है अनुस्वार का। तो जैसे अंग, क वर्ग के अंग यहाँ पर हम देखते हैं। अब इस अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है और किस प्रकार होता है, यह हम ध्यान देते हैं। तो अनुस्वार का जो प्रयोग है, सबसे पहला जो इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में ही किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में। तो हमने देखना है अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में कैसे हम करते हैं। य, र, ल, व, श, ह। य, र, ल, व, श, ह। यदि इनके आता है, यह पंचमाक्षर य, व, ह से पहले आता है। कोई भी पंचमाक्षर इनसे पहले जब आता है तो वह अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है, उसमें अनुस्वार नहीं लगता। ठीक। दूसरा जिसमें हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि अनुस्वार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले जो था य, र, ल, व, उसके पहले अनुस्वार आए तब हम क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में ही करते हैं। जैसे संयम वास्तविक रूप है, वास्तविक स्वरूप है। संयम, संयोग, संरचना, संवहन, संलेपन, अंश, संशोधन। तो उदाहरणों के माध्यम से भी आप समझें। श अनुस्वार, ऊपर हमने बताए थे शब्द य, र, ल, व। संयम में क्या आया है, य आया है। य से पहले अनुस्वार आया है तो उसका वास्तविक रूप वह हम अनुस्वार के रूप में ही प्रयोग करते हैं। संरचना में आप देख सकते हैं कि र से पहले पंचमाक्षर आया है। संवहन में आप देख सकते हैं व से पहले आया है। संलेपन में आप देखते हैं कि ल से पहले है। संशोधन में आप देख सकते हैं श से पहले है। अंश में आप देख सकते हैं कि स से पहले पंचमाक्षर आया है। तो यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में ही करते हैं। अगला जो तुम बताया हमने, अगला जो है हमारा नासिक की व्यंजन के स्थान पर। नासिक की व्यंजन के स्थान पर, इसके अंतर्गत आप देखते हैं, यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। नासिक की व्यंजन का मतलब है पंचमाक्षर जितने भी हैं, क वर्ग का पंचमाक्षर अंगों, च वर्ग का पंचमाक्षर यों, ट वर्ग का अणों, त का नौ, प का मौ। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, नासिक की व्यंजन के स्थान पर, नासिक की व्यंजन के स्थान पर। तो आप उदाहरण के माध्यम से देखिए, मैंने यहाँ लिखा है अंक और अंगों, अंगों बीच में बनाया हुआ है शंख, चंचल, कंठ, चंपा। और इनके जो वास्तविक जो रूप मैंने लिखे हैं, अंक, अंक की मात्रा, शंख में अंक की मात्रा है, चंचल में अंक की मात्रा है, कंठ में अंक की मात्रा है, चंपा में अंक की मात्रा है, दंत में है। तो ये जो हैं पंचमाक्षर किसी शब्द के जब बीच में आ रहे हैं, जो दूसरा हमारा प्रयोग का नियम है, उसमें पंचमाक्षर जब शब्द के बीच में आ रहे हैं और उसके बाद उसी वर्ग का कोई अक्षर आ रहा हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, नासिक के व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे अंक, और उसका हमने लिखा अंक की मात्रा लगाकर अंक, दंत, कंठ, चंपा। तो यह जो है अनुस्वार का दूसरा प्रयोग है। तीसरे नंबर में हमने बताया है कि अनुनासिक के स्थान पर, अनुनासिक के स्थान पर, अनुनासिक की जगह पर अक्षर के ऊपर, अक्षर के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर जो मात्राएं होती हैं
उन पर हम यह अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। वास्तव में यह होते क्या हैं? यह अनुनासिक होते हैं। ये अनुनासिक होते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए आप, मैं, नहीं, मैं। यहाँ ऊपर आपको एक डॉट दिख रहा है, जो जिसको हम अनुस्वार के रूप में एक बिंदु दिख रहा है आपको, डॉट। तो जब भी अनुनासिक की जगह इनका हम प्रयोग अनुस्वार के रूप में करते हैं, ये होते अनुनासिक हैं। जिस प्रकार मैं में एक डॉट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर जब भी शिरोरेखा के ऊपर, अब हम अभी इसके बाद बात करेंगे अनुनासिक पर, जो चंद्र बिंदु भी हम जिसको कहते हैं। तो जब शिरोरेखा से ऊपर कोई भी मात्रा हो, मात्रा मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं, वीडियो में भी देख रहे हैं आप कि ई की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, या कोई भी ऊपर मात्रा जब होती है तो वहाँ अनुनासिक चंद्र बिंदु न लगा करके हम क्या करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ये सब अनुनासिक होते हैं। स्थान की कमी के कारण इनको हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद कुछ और हमारे उदाहरण हैं। उपसर्ग, कहीं पर कुछ उपसर्गों के द्वारा भी देखते हैं हम। एक उदाहरण आपको दिया गया है, संवाद, सम धन वाद, इसका मतलब है संवाद। तो संवाद में हमने क्या किया? सम धन वाद। सम उपसर्ग के बाद यदि अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए, अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए, तो अंतस्थ जब मैंने कहा तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए य, र, ल, व। और ऊष्म वर्ण की बात जब हम करते हैं तो वह भी आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि श, स, ह। ये ऊष्म वर्ण है। तो सम उपसर्ग के बाद यदि अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो मौ का रूपांतरण नौ में हो जाता है। जैसे संयंत्र, संयंत्र, संवाद, संवाद। तो वहाँ हमने उसको मौ का रूपांतरण कर दिया अंग की मात्रा के रूप में, अनुस्वार के रूप में। ठीक हो गया। और समलाप, समलाप, अब मैंने आपको यहाँ वीडियो में भी दिखाया है कि जो उसका वास्तविक सही रूप है और उसका जो गलत रूप है। संवाद न लिख करके हम उसको संवाद करते हैं, तो यहाँ भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अब हम चलते हैं अनुनासिक की ओर। अनुनासिक आप देखते हैं उसका जो चिन्ह होता है शिरोरेखा से ऊपर प्रयोग किया जाता है वह, और वह चंद्र बिंदु, आधा चाँद, चाँद के ऊपर अनुस्वार लगता है। तो अनुनासिक का प्रयोग उच्चारण की उस अवस्था में होता है जब मुख और नाक दोनों से हवा निकले, लेकिन नाक से बहुत कम और मुख से अधिक सांस निकलती है, तो इन्हें हम चंद्र बिंदु ही कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दांत, आँख, चाँद आदि। जहाँ शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं लगी हो, जैसे ई की मात्रा या ऊ की मात्रा, शिरोरेखा से ऊपर ऊ की मात्रा तो नहीं होगी, ऊ की मात्रा तो हमेशा शिरोरेखा से नीचे ही आती है। शिरोरेखा से ऊपर का मतलब है ई की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा। तो ये इसमें हम अभी पढ़ चुके हैं कि स्थान की कमी के कारण वहाँ अनुनासिक न हो करके वहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो चंद्र बिंदु या अनुनासिक का प्रयोग प्रायः सभी स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों की मात्राओं में शिरोरेखाएँ होती हैं वहाँ अनुनासिक का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है। इस प्रकार आपने ध्यान रखना है कि अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, किंतु जहाँ स्वर की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर लगती है तो वहाँ मात्र अनुस्वार का प्रयोग ही होता है। जैसे मैं, कहीं, हैं, मैं आदि। तो हमने देखा कि अनुस्वार और अनुनासिक कभी कभी कक्षा में पूछने पर या फिर हमें लिखने पर बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को एक सा ही समझ लेते हैं, लेकिन यह दो एक नहीं है। अनुस्वार और अनुनासिक का अपना अपना महत्व है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। इसका अधिक से अधिक आप अभ्यास करें, वर्णों के बारे में आप जानें, शब्दों के बारे में जानें, और व्याकरण संबंधी नियमों का पालन करते हुए हम अपनी हिंदी भाषा को और सुदृढ़
बना सकते हैं, अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।